हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली हैं क्या, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्रिटिसिज्म के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है, चाहे कोई एस्पायरेंट हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। एक्चुअल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम सीखें फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन। आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी बनती है आपके देश के प्रति, कि आपने वैसे काम करने हैं जिससे देश में यूनिटी बनी रहे, देश की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। तो उसी को हम उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब आप पे एक ऑब्लिगेशन बनता है बीइंग ए नेशनल ऑफ ए कंट्री। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। तो इंस्पिरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी इंस्पायर हुए हैं यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर ये आज की, अगर हम बात करें तो यूएसएसआर कोई देश है नहीं, आज का मॉडर्न डे रशिया जिसको हम कहते थे यूएसएसआर। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहीं से इंस्पायर हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से। मतलब जब कोल्ड वार हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, तो 1990-91 के आसपास ये यूएसएसआर टूट गया, जिसमें रशिया भी एक अलग से कंट्री बनी और भी बहुत सारे देश बने। तो इंस्पिरेशन कहाँ से ली है हमने, वो ली है यूएसएसआर से, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये तो हो गया ग्लोबल लेवल पे। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया। ओरिजिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के आसपास, 1976 के आसपास गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को हेड कर रहे थे शरवण सिंह। तो शरवण सिंह उस कमेटी को हेड कर रहे थे। उस वक्त की सरकार ने एक कमेटी बनाई, कांग्रेस सरकार ने तब एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी को हेड कर रहे थे श्रवण सिंह। तो उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी सरकार को। तो रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके एक अलग से चैप्टर होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी जो रिकमेंडेशन थी, तो रिकमेंडेशन क्या थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको लेके एक अलग चैप्टर होना चाहिए, न्यू चैप्टर होना चाहिए। तो किसने कहा था ये कहा था श्रवण सिंह कमेटी ने, एक रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो ये रिकमेंडेशन सबसे पहले दी श्रवण सिंह कमेटी ने 1976 में। तो इन्होंने कहा कि एक अलग से चैप्टर होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया उसके बाद? सरकार ने क्या किया कि जो तब की सरकार थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। कौन सा एक्ट लाया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसके तहत एक नया आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था आर्टिकल 51A। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसके तहत जो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया, यानी लगाया गया कहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली द फंडामेंटल ड्यूटीज दे वर नेवर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर ऑन दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक अलग से इसमें सेक्शन ऐड किया गया, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इट वॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो इसके तहत जो था इंट्रोड्यूस किया गया।
लेट्स मूव ऑन। इसके बाद अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी है बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए नेशन। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट आइडियल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आपने नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है, नेशनल एंथम हो उसकी रेस्पेक्ट आपने करनी है। टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, तो आपने देश की जो सॉवरेंटी होगी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, इसके लिए आपने काम करना। सॉवरेंटी मीन सुप्रीम पावर, यानी कोई भी देश जो होता है वो सुप्रीम होता है, वो किसी के अंडर नहीं होता है, फ्री होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नली हो। उसके लिए टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा आपने बढ़ाना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, और देश का जो कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उस चीज़ को आपने बरकरार रखना है। उसके अलावा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, इन चीज़ों पे आपने बढ़ावा देना है, ह्यूमनिज्म की बात करनी है, इंसानियत की। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब रोड, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको आपने बचाना है, उनकी तोड़ फोड़ नहीं करनी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। उसके अलावा जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, रिवर्स, दरिया, लेक्स या वाइल्ड लाइफ से, उनको आपने बचाना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कुछ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनका अलग से हमने एक लास्ट पे एक पीडीएफ लगा के रखा हुआ है पेज, उसको आप देख सकते हो। ये तो हो गई कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, दैट इज़ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी 2002 में। वो क्या थी? वो थी कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल का हो तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज़ देयर फंडामेंटल ड्यूटी, कि उनको उसको जो है एजुकेशन दी जाए, यानी प्राइमरी एजुकेशन उसको दी जाए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके तहत आजकल आप जो देखते हो RTE करके, राइट टू एजुकेशन, वो भी क्या, वो आपका हो गया फंडामेंटल राइट। तो ये है आर्टिकल 21A, ये भी किसके तहत हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। तो आज इसको हम जानते हैं आर्टिकल 21A के तहत। ओके, तो ये तो एक अलग से एक अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज में। पहले हुआ था 42 और उसके बाद हुआ 86। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो क्या क्या हैं फीचर इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? दे रिप्रेजेंट मॉरल ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूज़। तो ये ज़्यादातर हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस को, कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, मॉरल चीज़ें जो सही हो। दे आर नॉन जस्टिकेबल, मतलब इनमें इनको आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स किया जाए। हाँ, ये है कि थ्रू लेजिस्लेशन हो सकता है कि पार्लियामेंट से कोई कानून बन के आए तब ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे DPSP है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वो भी जो हैं वो है नॉन जस्टिकेबल, यानी इनको भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। उसके अलावा अनलाइक फंडामेंटल राइट दे मे बी एक्सटेंडेड टू नॉन सिटीजन, लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स तो खाली सिटीजन्स के लिए होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फॉरेनर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दे आर लार्जली कोडिफाइड सिविक ड्यूटीज़। तो खास तौर पे ये किसकी बात करते हैं? एक तो मॉरल वैल्यूज़ की और बात करते हैं ये सिविक ड्यूटीज़ की। ओके, तो इन चीज़ों की बात करते हैं। फिर आते हैं इसकी क्रिटिसिज्म। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहली चीज़, ये इनकम्प्लीट लिस्ट है, इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, ठीक है, क्लियरेंस कुछ नहीं है, एम्बिग्यूटी है। ओके, एम्बिग्यूटी है, ये आती है, वेगनेस और एम्बिग्यूटी है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कास्टिंग वोट या टैक्स देना, जिसको श्रवण सिंह कमेटी ने तब रिकमेंड किया था, लेकिन सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसमें ये कह सकते हो कि इसमें थोड़ी, एक तो क्या है, वेगनेस बहुत ज़्यादा, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे रिच हेरिटेज या कंपोजिट कल्चर की बात की गई है,
साइंटिफिक टेम्पर की बात की कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं और इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म आता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसमें एक और कमेटी बनती है, वर्मा कमेटी। ये बनाई थी 1999 के आसपास एक कमेटी बनी, वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी ने क्या किया, हाईलाइटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी इन्होंने बात की ही लीगल प्रोविजंस की कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करता है और उसके क्या लीगल प्रोविजन होने चाहिए कि जिससे उसको एनफोर्स किया जाए। तो ये बात की थी वर्मा कमेटी ने 1999 में। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, अगर आप नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की इंसल्ट करते हो, कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी करते हो, तो आप पे किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में वर्मा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी थी। ये बात करती है लीगल प्रोविजंस के रिलेटेड। तो इस कमेटी को भी आपने याद रखना है। फिर आते हैं इसके सिग्निफिकेंस। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप कह सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, तो बैलेंस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें एक तरह से तो कुछ राइट्स भी मिलते हैं जिससे फंडामेंटल राइट मिलते हैं, लेकिन साथ में हमें एहसास होता है कि हमें कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसके बारे में। प्रमोट पैट्रियटिज्म एंड यूनिटी, उसके अलावा देश में देशभक्ति यानी देश के लिए प्यार, उस चीज़ को बढ़ाने में मदद करती है। मॉरल कंपास एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बढ़ाने में। नेशनल डेवलपमेंट, और देश को कैसे डेवलप किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें सिखाती है। अब एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान अलाइन विद द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जैसे हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जैसे अपने आसपास दरिया हो, फॉरेस्ट हो, लैक्स हो, उनको प्रोटेक्ट करें। और ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A(G) के तहत। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, बाइड करना, तो ये आता है आर्टिकल 51A(C) के तहत। तो ये आ गई आपकी कुछ एग्जांपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है। ये लास्ट में हमने एक PDF लगा के रखा है। तो ये 51A के तहत जो है कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, तो आप इसको देख सकते हो। तो अगर हम फाइनली इसको रैप अप करें, तो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंस्पिरेशन हुआ USSR से, जो आपने याद रखना है, आज का मॉडर्न डे रशिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब से आई, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये आई हमारी 42nd अमेंडमेंट के तहत। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आई 42nd अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। ये अमेंडमेंट आया था 1976 में। और दो कमेटीज़ याद रखनी है आपने, एक तो होगी SSC श्रवण सिंह कमेटी, और दूसरी है वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी डील करती है लीगल प्रोविजंस को लेके। ओके, कानूनी कानून के तहत कौन कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये इन चीज़ों के बारे में बात करती है। और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल आता, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंगल आर्टिकल है जो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और सबसे एक दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये कि एक नंबर फर्स्ट कि ये जो है नॉन जस्टिकेबल है। ओके, दे आर नॉन जस्टिकेबल, कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इनको आप डायरेक्ट। और दूसरी चीज़ इसमें आती है, एक तो ये नॉन जस्टिकेबल है और दूसरी है दे वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका पार्ट नहीं थे। तो आई होप कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके आपके अंदर जो भी कोई डाउट हो वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू।